हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का पुनः हमारे इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए तो बिना किसी देरी के अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आप कंटिन्यू बनी रहे और अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। कल वाली जो क्लास थी उसमें हमने सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित 72 प्रश्न देख लिए थे। आज हम 73 से स्टार्ट करते हैं और बच्चे कुछ जितने भी जो पीवाईक्यू हैं उन्हें देखेंगे। तो केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। देखिए कह रहा है अनन्य अधिकारिता है, तो यहाँ पे गलत है। अनन्य का मतलब होता है कि केवल यही सुनवाई करता है, तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो उच्च न्यायालय है उनको भी केंद्र के जो विधान होते हैं और जो कार्यपालिका के जो नियम कानून होते हैं उनकी जांच करने का अधिकार है। इस वजह से जो कथन है वो गलत हो जाता है। अब जो कारण है वो पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, कस्टोडियन है। तो यह सही है क्योंकि वो संरक्षक है किसका, तो संविधान का संरक्षक किसे बनाया गया, तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को बनाया गया है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी ये गलत है किंतु आर सही है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भारतीय संविधान का प्रहरी और संरक्षक है। तथापि जो केंद्रीय कानून होते हैं उनकी जो संवैधानिक वैधता का अभिप्राय है कि वो संवैधानिक रूप से वैध हैं या फिर नहीं। मैं सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ यानी सर्वोच्च न्यायालय तो जांच करता ही है, जो उच्च न्यायालय होते हैं उनको भी अधिकार है कि वो संवैधानिक वैधता की जांच करें या कर सकते हैं, अधिकारता प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किसी कानून की वैधता का परीक्षण कर सकते हैं। देखिए ऐसा होता है कि मान के चलिए केंद्र सरकार की कार्यपालिका द्वारा कोई नीति बनाएगी या फिर संसद के द्वारा कोई विधि बनाएगी, तो जब कोई व्यक्ति याचिका दायर करता है उस विधि के लिए, तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट में करता है तो सुप्रीम कोर्ट को भी अधिकार है कि वो केंद्र की जो संसद और विधायिका और कार्यपालिका द्वारा बनाए गए जो विधि या नियम है उनकी भी जांच कर सकता है। साथ ही जैसे किसी राज्य की जो विधानसभा है उसके द्वारा या मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी नियम बनाए या कार्यपालिका के द्वारा जो भी नियम बनाए जाते हैं उनकी भी सुप्रीम कोर्ट जांच कर सकता है। इसी तरीके से केंद्र और राज्य दोनों जो विधायिकाएं हैं और कार्यपालिका हैं दोनों के द्वारा जो विधि और नियम बनाए जाते हैं उनकी जांच राज्य के उच्च न्यायालय को भी करने का अधिकार होता है। ठीक है। संविधान के जो उपबंध हैं उसके अनुसार अगर कोई उसकी जो विधि नहीं होती है, संविधान के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है, तो फिर वो उसे क्या कर देगा, असंवैधानिक घोषित कर देगा। हालांकि उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। एक पॉइंट यहाँ पे बनता है कि मान के चलिए अगर वो विधि सर्वोच्च न्यायालय ने अगर खारिज कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दी, तो फिर वो पूरी तरीके से असंवैधानिक हो गई। बट अगर जैसे उसकी सुनवाई अगर किसी हाई कोर्ट में हो रही है और उसने अगर उस विधि को संवैधानिक घोषित कर दिया, तो जो जिस व्यक्ति ने याचिका दायर करी है उसके पास एक अवसर बचता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करे। अंततः जब सुप्रीम कोर्ट भी उसे असंवैधानिक घोषित कर देता है तब वो पूरी तरीके से अवैध मानी जाती है। उल्लेखनीय है कि 42वें जो संविधान संशोधन जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, जो 1976 में हुआ था, इंदिरा गांधी जी के समय हुआ था, द्वारा संविधान में अनुच्छेद 131A के तहत केंद्रीय जो कानून है उसकी संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता संबंधी उपबंध तथा अनुच्छेद 226A के तहत अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में केंद्रीय विधियों
की वैधता पर विचार न किए जाने संबंधी उपबंध किए गए थे। तब 42वां जो अमेंडमेंट हुआ था उस समय किए गए थे। तथापि जब 43वां अमेंडमेंट 1977 में जब सरकार चेंज हुई थी, उस समय फिर इन प्रावधानों को हटा दिया गया था। तो इस तरह विकल्प ए गलत होगा, विकल्प जो कारण है वो सही होगा, क्योंकि आयोग ने दिया था, माना था, जो उचित नहीं है। मतलब उस आयोग का थोड़ा आंसर अलग था। निम्नलिखित में से कौन से मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? मतलब निम्न में से ऐसे कौन से मामले हैं जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो देखिए, केंद्र राज्यों के बीच ये तो नहीं आएंगे। हमने देखा था कि इन पे मूल अधिकारिता होती है सुप्रीम कोर्ट की अनुच्छेद 131 के तहत। राज्यों के परस्पर विवाद ये भी नहीं आएगी, क्योंकि देखिए कोई भी हाई कोर्ट होता है वो एक राज्य तक सीमित होता है। तो हाई कोर्ट राज्यों की सुनवाई नहीं कर सकता, क्योंकि मामला एक से अधिक राज्यों का है, जो उसकी क्षेत्रीयता से बाहर का मुद्दा है। तीसरा है मूल अधिकारों का प्रवर्तन। मूल अधिकारों का प्रवर्तन मतलब है प्रभावी बनाने के लिए कार्य। तो ये दोनों आते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्टों को मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए, और रिट, जिसे अपन रिट कहते हैं ना, 5 प्रकार की रिट है। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कौन सी रिट है, मैंने बताई भी आपको। संविधान के उल्लंघन से संरक्षण तो नहीं, तो मूल अधिकारों के लिए दोनों प्रयोग कर सकते हैं। संविधान का जो भाग 3 है, जिसे मूल अधिकारों के नाम से जानते हैं, चलिए भाग 2 में क्या है कमेंट करके बताइए। मैं बड़े नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा का जो अनन्य अधिकार है वो संविधान द्वारा उच्चतम और उच्च न्यायालय को दिया गया है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए देखिए 5 प्रकार की रिट। तो उसमें एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा संबंधी रिट निकाल सकते हैं। शेष सभी प्रश्नगत मामले उच्चतम न्यायालय की ही अधिकारिता में आते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो फिर अनुच्छेद वो 32 है। अगर वो पूछता कि उच्च न्यायालय, तो फिर हम 226 लगा देते। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। तो संसद को है। तो संसद जो हमारी न्यायपालिका है उसके क्षेत्र में विधि कर सकती है उच्चतम न्यायालय के। ठीक है। जब हम संविधान का अनुच्छेद 138 पढ़ते हैं तो उसमें क्लियरली लिखा है कि संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय की जो अधिकारिता है और शक्तियों में वृद्धि कर सकती है। अनुच्छेद जो 138 है उसके खंड 1 के अनुसार विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसको? तो संसद को दिया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके। तो यहाँ पर आंसर संसद द्वारा विधि बनाकर होगा। ठीक है। क्योंकि इसके लिए हमें अमेंडमेंट करना होगा, तो प्रस्ताव पारित करने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। तो विधि बनाकर। संविधान के अंतर्गत जो
उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसे? देखिए क्या कह रहा है, विधि के प्रश्न पर राय। राय मतलब सलाह, ठीक है, सलाह। और सलाह मतलब बनफोत्री, बनफोत्री मतलब राष्ट्रपति, ठीक है। तो सलाहकारी शक्ति की बात कर रहा है, इस तरीके से अपन देख सकते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143A के तहत भारत के राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक प्रश्न, महत्व के प्रश्न को के संदर्भ में जो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान की गई है। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायालयों के जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है तथा जो स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन दिया था। तो अनुच्छेद 143 के खंड 1 के तहत सलाह मशवरा कहते हैं सब। वर्ष 1998 में कब थर्ड जजेस केस था? 1998 में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन अनुच्छेद 143 के खंड 1 के तहत दिया था। 3 जज केसेस के नाम से प्रसिद्ध सर्वोच्च न्यायालय के 3 वादों में तीसरा था। इसी में सर्वोच्च न्यायालय की जो 9 सदस्यीय संविधान पीठ थी उसने निर्धारित किया था कि उपयुक्त संदर्भ में मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से तात्पर्य वस्तुतः मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों की के कॉलेजियम के परामर्श से। तो जो 3 जजेस केस था उसमें एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 अन्य न्यायाधीश और टोटल 5 न्यायाधीशों की कॉलेजियम की बात करी गई थी, ठीक है। इससे पहले 1+2 होता था जो 1993 का केस था, मैंने आपको बताया था। उच्चतम न्यायालय की जो परामर्शी अधिकारिता है जिसे हम सलाहकारी शक्ति कहते हैं उसके विषय में कौन कौन से कथन सही है। तो उच्चतम न्यायालय के लिए बाध्यकारी है कि वो राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले पर अपना व्यक्त करे। देखिए किसी भी मामले पे, समझिए इसको पहले। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक केवल मात्र एक पॉइंट गलत होते, किसी भी मामला नहीं होगा। परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है, मतलब 5 से अधिक होनी चाहिए संवैधानिक पीठ, ठीक है। तो सही है। परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त जो निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है। तो आप ये जानिए कि जो परामर्श देता है सर्वोच्च न्यायालय वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होता। इस सही है, इस वैसे 2 और 3 सही है। चौथा क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्श अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है। तो गलत है, क्योंकि अभी जो राष्ट्रपति जी हैं उस एक से अधिक शायद 17 कुछ ऐसे प्रश्न पूछे हैं, तो एक से अधिक एक बार में दिए जा सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। अनुच्छेद अगर जब 143 देखते हैं तो उसके अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से 2 प्रकार के विषयों पर सलाह मांग सकता है। एक है लोक महत्व के विषयों में विधि या तथ्य संबंधी, और दूसरा है कोई ऐसी विधि जो संविधान से पूर्व की है, समझौता या फिर अन्य समकक्षी विषयों पर। तो प्रथम प्रकार के मामले में परामर्श देना सर्वोच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं। देखिए नॉर्मल जो विधि है लोक महत्व के विषय में या तथ्य संबंधी, तो इस पर सर्वोच्च न्यायालय बाध्यकारी नहीं है। किंतु जो दूसरा मामला है, दूसरा मामला कौन सा, जो संविधान से पूर्व की विधियां हैं, संधि हैं, समझौते हैं या फिर अन्य समकक्षी कोई विषय है, उस पर अवश्य देता है, यानी बाध्यकारी है। परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त निर्देश पर सुनवाई कम से कम
5 सदस्यीय पूर्ण पीठ करती है। न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है। यह आवश्यक नहीं है कि एक बार में केवल एक ही परामर्श निर्देश हेतु भेजा जाए। देखिए, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको क्लियर। परामर्श 2 तरीके से होता है, 1 और 2। इसमें लोक महत्व का और दूसरा संविधान से पूर्व के मामले। संविधान से पूर्व, हाथ से लिखना पड़ रहा है, देखिए, पूर्व के मामले, पेन है नहीं, पूर्व के मामले। तो देखिए, इस पे सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, दूसरे पर सलाह देने के लिए बाध्य है। बट ये दोनों सलाह जब दी जाती हैं तो इनमें से किसी को भी मानने के लिए, चाहे वो पहला मामला हो चाहे दूसरा मामला हो, राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। तो राष्ट्रपति पे बाध्यता नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखिए। सर्वोच्च न्यायालय बाध्य है दूसरे मामले पर, राष्ट्रपति किसी भी मामले पर बाध्य नहीं, वो मान भी सकता है, नहीं मान सकता है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो परामर्श दात्री अधिकार में प्रयुक्त होता है कि वो सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामले में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। देखिए, जो सलाह मशवरा लिए जाते हैं उसका मेन मकसद ये होता है कि मान के चलिए कि सरकार कोई विधि लाना चाह रही है, तो उस पहले ही ये जानने का प्रयास करती है कि अगर वो विधि लाए तो वो, अगर वो बाद में खारिज हो, उसके बजाय वो पहले ही सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मशवरा कर लेती है, उसके बारे में जान लेती है और उसका पक्ष भी जान लेती है, तो फिर वो पीछे दिक्कत नहीं होती। या फिर किसी भी, जैसे संविधान का जैसे कोई भी अध्याय या किसी पे अगर विवाद है या उस पर कोई भी जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं हो पा रहा, तो वहां पे भी सरकार न्यायपालिका से जानकारी प्राप्त कर सकती है और उस पर एक अच्छे समाधान में पहुंच सकती है और उस पर अच्छी तरीके से गहराई से विचार विमर्श को बढ़ावा दे सकती है। तो ये भी पॉइंट होता है। भारत का, एक सेकंड, भारत का जो उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। कब देगा? तभी जब वो ऐसे परामर्श के लिए कहता है। तो परामर्श तभी देता है वो जब राष्ट्रपति परामर्श मांगता है। तो अनुच्छेद 143(1) के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। जब राष्ट्रपति उससे ऐसे परामर्श के लिए कहता या फिर मांगता है, इस अनुच्छेद के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि कोई ऐसी विधि या फिर तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या फिर उत्पन्न होने की संभावना भी हो सकती है जो ऐसी प्रकृति का हो और ऐसे व्यापक महत्व को हो जिस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकता है और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह उचित समझता है राष्ट्रपति को अपना परामर्श दे सकता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का जो उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्य के विषयों पर सलाह देता है तो स्वपीरियड से ऐसा नहीं है। यदि ऐसी कोई सलाह मांगता है सही है, केवल यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी केवल 2 सही है और वो सही पूछ रहा है। गुजरात में विधानसभा के चुनाव जो 2002 में आया था को स्थगित करने के चुनाव आयोग की, देखिए, चुनाव आयोग ने 2002 में जब गुजरात में चुनाव होने वाले थे तो दंगे की वजह से चुनाव को स्थगित कर दिया था। तो उस निर्णय की अधिमान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान की कौन से अनुच्छेद के तहत किया, तो अनुरोध किया था कि उच्चतम न्यायालय की क्या राय होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 143। ठीक है, 142 में हमने देखा था कि पूर्ण आदेश की शक्ति है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें सीधे डायरेक्शन देता है वो।
मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा। भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। अपने अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली जाती है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। प्रश्नगत शपथ का जो प्रारूप है वो संविधान की तीसरी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक द्वारा ली गई शपथ का है। इसी तरीके से सीएजी की भी होती है। ठीक है, अब आपने देख लिया कि तीसरी जो अनुसूची है संविधान की, उसमें शपथ है। टोटल 12 अनुसूची है। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। अब आप बताइए कि दूसरी अनुसूची में क्या है, कमेंट करके बताइए। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र यानी दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसे है, तो एकमात्र अधिकार उस सर्वोच्च न्यायालय को। मान के चलिए कोई एमपी हाई कोर्ट में कोई मामला चल रहा है तो वो यहाँ से ट्रांसफर करके छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में मामला भेज सकता है। ठीक है, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद की सुनवाई किसी अन्यत्र स्थान पर किए जाने का निर्देश देने का अधिकार एकमात्र अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के पास है। संविधान के अनुच्छेद 147 सिविल प्रक्रिया की संहिता धारा 25 जो अब चेंज हो गई है, आपने देखा तो BNSS आ गई है CRPC की जगह पे, और IPC की जगह पे BNS। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता दंड प्रक्रिया की सहायता 406 के तहत जब उच्च न्यायालय केवल अपनी अधिकारिता वाले राज्य क्षेत्र में ही अधीनस्थ न्यायालयों के मामलों का अंतरण कर सकता है। तो जो राज्य का सुप्रीम कोर्ट होता है वो होता है वो निचले जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनसे मंगा के किसी दूसरे अधीनस्थ न्यायालय में भेज सकता है, बट वो सीमा होती है कि वो अपने राज्य के अंदर ही कर सकता है जहां तक उसका जो न्याय क्षेत्र है, बट सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए कर सकता है। A.K. गोपालन बनाम मद्रास केस, तो देखिए विवादित है, डिस्प्यूटेड है। चलिए हम आंसर देखते हैं सीधे। तो A.K. गोपालन बनाम जो मद्रास राज्य केस था वो निवारक अवरोध की प्रक्रिया से संबंधित था। रोमेश थापर बनाम जो मद्रास राज्य है वो स्वतंत्र भाषण पर रोक से संबंधित है। शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ संविधान संशोधन की संसद की शक्ति से संबंधित, देखिए शक्ति से संबंधित है, यहाँ तक है वो इंटर गलत है। चंपकम तोराई राजन बनाम मद्रास राज्य शिक्षण संस्था में प्रवेश हेतु समानता की बात करता है, फिर भी गलत है। हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन भी है, पर क्वेश्चन वही लग रहा है कि कौन सा जो बाद है वो जमींदारी से संबंधित से शायद यही पूछ रहा है, देख लेते हैं। प्रश्नगत वादों में जो कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य जो वाद है तथा पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोपालन वाद जमींदारी व्यवस्था तथा भूमि सुधार कानून से संबंधित है। प्रश्नगत विकल्पों में सही उत्तर प्राप्त न होने के कारण झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी संशोधित में विकल्पों को ही गलत माना था। तो कभी कभी गलती से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इंदिरा साहनी बनाम जो 1992 का केस था, भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है, तो सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग आएगा, और इसमें क्रीमी लेयर की अवधारणा भी तय करी थी। क्रीमी लेयर जैसे किसी व्यक्ति की आय 8 लाख से कम होनी चाहिए, 8 लाख से अधिक है तो वो क्रीमी लेयर में आता है। वर्तमान में जो ऑपरेटर नहीं उसके हिसाब से। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय पीठ का निर्णय सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को आरक्षण से संबंधित है।
इस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, तो जो मंडल आयोग है उसका गठन 1979 में 80 में इसने रिपोर्ट दी थी ये आरक्षण से संबंधित, तो इसने ही 27% आरक्षण की सिफारिश करी थी जो आज तक चला रहा है। दैनिक इस सरकार के निर्णय को बरकरार रखा, किंतु साथ ही यह भी निर्णय दिया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर आर्थिक रूप से सशक्त भाग को इसके दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि अनुच्छेद जो 15(4) है 16(4) के तहत कुल आरक्षण 50% अधिक सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जो 15(4) है, देखिए 15 एक आता है 15(3), 15(3) तो इसमें बताया गया कि सामाजिक और जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उन्हें आरक्षण प्रदान किया जाएगा, मतलब विशेष सहायता दी जाएगी। तो उसी के अंतर्गत ये 15(4) लाया गया। 15(4) में फिर जो आरक्षण है उसकी व्यवस्था कर दी गई है ओबीसी SC ST के लिए। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया है? तो अनुच्छेद 355 है। एक सेकंड मैं यहाँ पे आपको ये भी बता देता हूँ। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन की बात करता है। आप बताएंगे कि 360 में क्या है? उच्च न्यायालय ने 13 जुलाई 2005 को सर्बानंद सोनोवाल बनाम भारत संघ बाद में दिए गए अपने फैसले के तहत प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के अनुच्छेद 355 के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया। उच्चतम न्यायालय के अनुसार प्रवासी पंचायत अधिनियम जो 1983 था अवैध रूप से भारत में घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा था। इस कानून के रहते केंद्र सरकार अनुच्छेद 355 के तहत देश की सुरक्षा एवं संरक्षा के अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभा पा रहा था। उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि असम में भारी संख्या में बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ के संदर्भ में दिया गया अनुच्छेद 355। देखिए अनुच्छेद 355 क्या कहता है, पहले आप ये समझिए। तो अनुच्छेद 355 कहता है कि जो संघ का, पहली बात तो किसका कर्तव्य है? संघ का कर्तव्य होगा कि वो बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक शांति से राज्य की संरक्षा करे। तो इस पर कर्तव्य दिया गया किसको, जिम्मेदारी किसके दी गई है? संघ को, कि अगर किसी राज्य पर बाह्य आक्रमण होता है या प्रांतिक राज्य में आंतरिक शांति उत्पन्न होती है तब वो राज्य की संरक्षा करेगा और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के प्रबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे और सरकार वो अच्छी तरीके से रन करती रहे, इसका प्रयास भी करेगा। TDSAT के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। अभी क्या है, तो ये टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल है, TDSAT की स्थापना 1997 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई अधिनियम वर्ष 2000 में किए गए संशोधन के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य दूरसंचार में किसी भी विवाद का न्यायिक समाधान करना है। दूरसंचार, ब्रॉडकास्ट, एयरपोर्ट टैरिफ संबंधी मामलों में इसके निर्णयों के विरुद्ध केवल सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, जबकि साइबर मामलों में इसके निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में की जा सकती है। तो जो ट्रिब्यूनल है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में हमें देखने को मिलते हैं और इसके दो अनुच्छेद हैं, 323A और 323B। साथ में एक सेकंड में कंफर्म कर लेता हूँ थोड़ा सा।
कि क्या दिया है इसमें। एक बार 1 सेकंड रुकिए आप। ये गलत पढ़ने से अच्छा है कि थोड़ा सा अगर कहीं गलत कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्लियर कर लीजिए उसे। 1 सेकंड रुकिए। हाँ, सही है, एकदम क्लियर। 323 में प्रशासनिक अधिकरण है, 323 ए में और 323 बी में अन्य मामलों से संबंधित अधिकरणों का गठन करने का प्रावधान है। ठीक है। सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कमल नारायण सिंह। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, छोड़िए, इससे ज्यादा देखिए मत। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम क्या है? तो एल दत्तू, टी एस ठाकुर, जगदीश सिंह केर। तो आप जैसे करंट में देख लीजिए, तो आप कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, अभी कमेंट करके बताइए कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, बाई बी चंद्रचूड़ के संबंध में कौन से कथन सही है? तो 16वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अब तक सबसे लंबी अवधि तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं, उनकी नियुक्ति नीलम संजीव रेड्डी ने की थी। तो जो न्यायमूर्ति यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ को तत्कालीन नीलम संजीव रेड्डी द्वारा भारत का 16वां न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। वे 22 फरवरी 1978 को भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे और तथा 11 जुलाई 1985 तक इस पद पर रहे। 7 वर्ष 4 माह से कुछ अधिक के कार्यकाल के साथ वे भारत के अब तक के सबसे लंबी अवधि पर रहने वाले के मुख्य न्यायाधीश हैं। 1978 में उल्लेखनीय है कि उनके पुत्र न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने थे। वर्तमान में 52वें मुख्य न्यायाधीश तो कौन है? भूषण रामकृष्ण गवई। रामकृष्ण गवई, ठीक है। तो अपडेट है आज तक। और पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, वो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है। ऐसे आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। बस इतना ही देखना है, इससे ज्यादा नहीं। अब प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन चौथी महिला जज है जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। ये प्रश्न आप देख लीजिए, हम भी देख लेते, थोड़ा सा प्रश्न देखने लायक है। तो प्रश्नकाल के दौरान उच्चतम न्यायालय में एकमात्र महिला न्यायाधीश जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा थी। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा अप्रैल 2010 में नियुक्ति प्रदान की गई थी। इससे पूर्व ये पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थी। इनसे पूर्व जस्टिस जो फातिमा बीवी, जस्टिस सुजाता मनोहर और जस्टिस रूमा पाल भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद को सुशोभित कर चुके हैं। 13 दिसंबर 2011 को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हुई थी तथा वे सर्वोच्च न्यायालय की 5वीं महिला न्यायाधीश थी। इसके पश्चात 2014 को जस्टिस आर भानुमति, 27 अप्रैल 2018 को जस्टिस इंदु मल्होत्रा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने। इनके पश्चात 7 अगस्त 2018 को जस्टिस इंदिरा बनर्जी तथा 2021 को जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी एवं जस्टिस बी नाग रत्ना सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनी है तथा इस प्रकार अब तक
जनवरी 2022 तक कुल 11 महिला जज सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन चुकी है। ठीक है, एक सेकंड में इसको भी अपडेट कर लेते हैं अपन, थोड़ा सा रुकिए। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। तो यही आंसर है इसका, अभी तक 11। कब तक? आज तक 2025 तक। ठीक है, 2025 तक टोटल 11 महिलाएं न्यायाधीश के रूप में काम कर चुकी है या कर रही है या बन चुकी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में कौन इससे पहले किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं रहा? एल नागेश्वर राव। देखिए थोड़ा सा वैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन ज्यादा छोड़िए, क्वेश्चन कोई मतलब का नहीं है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय नहीं रहे हैं? तो न्यायमूर्ति एस के झा, जबकि एस के माथुर, आर वी रविंद्रन और ए के पटनायक रहे हैं। तो ए के पटनायक 2009 से 14 तक, आर वी रविंद्रन 2005 से 11 के मध्य और ए के माथुर 4 से 9 के दौरान उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश रहे थे। एस के झा 1989 से 93 के दौरान मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रहे थे, उच्चतम न्यायालय में नहीं रहे। एमपी में प्रश्न पूछता है ऐसे। उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहा? देखिए राजस्थान में पूछ लिया। तो न्यायमूर्ति आर सी लोहाटी। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति आर सी लोहाटी राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे थे। न्यायमूर्ति लाहौटी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे थे। दिसंबर 98 में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। 1 जून 2004 से 31 अक्टूबर 2005 तक वे भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे। उच्चतम न्यायालय के अन्य तीनों प्रश्न न्यायाधीश तो तीनों एन एम कासलीवाल, बी एस चौहान और ए के माथुर राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में काम कर चुके। देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हम जनहित याचिका, सार्वजनिक हित याचिका जो भी कहते हैं। तो इसमें सही आंसर नहीं दिया, अब हम देखते हैं। तो भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर, देखिए आप ये मत सोचिए कि मैं छोड़ रहा हूँ, देखिए कोई भी अगर वो चीज़ काम की नहीं है तो मुझे लग रहा है कि पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आप अगर उसको रट रहे हो वैसे और उससे क्वेश्चन आ नहीं रहे, जब तब एक आध क्वेश्चन अगर कोई पूछ लेता है तो क्या मतलब है उसे पढ़ने का? आप कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। एक भी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है एक भी नहीं छोड़ूंगा, फालतू का पॉइंट कोई पढ़ाने का मकसद नहीं है मेरा, ना ही मैं आपको सजेशन देता हूँ फालतू चीज़ पढ़ने का, क्योंकि आप अगर फैक्ट रट रहे जाते तो फिर कोई मतलब का नहीं है। और ऐसे फैक्ट नहीं पूछे जाते, क्योंकि आप अगर मान के चलिए 52 न्यायाधीश हो, कहाँ तक याद करोगे आप? मुख्य न्यायाधीश ही 52 है, तो ऐसी चीज़ याद नहीं करी जाती। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर जनहित याचिकाओं यानी PIL, पब्लिक इंटरेस्ट, देखिए ये पढ़ने लगा है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत हुई थी। इसके तहत जो नागरिक समाज में जैसे कोई संगठन है, NGO है, जो लोगों के हितों के लिए काम कर रहा है, का कोई व्यक्ति या फिर समूह जनहित मामला जनहित का होना चाहिए कि मामलों में न्यायिक उपचार प्राप्त करने हेतु न्यायालय की शरण में जा सकता है। इसकी एक कंडीशन है कि मामला जनहित से संबंधित होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत। सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश PN भगवती द्वारा
1989 में हुसैनारा खातून बना बिहार राज्य बादल। तो जो एक केस है हुसैनारा खातून बना बिहार राज्य, यही PIL का जनक माना जाता है। में जनहित याचिका स्वीकार की गई थी। इस याचिका को पुष्पा कपिला हिंगोरानी ने दाखिल किया था। इन्हें जनहित याचिका की एवं मदर ऑफ PIL, माँ के नाम से भी जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है, तो पुष्पा कपिला हिंगोरानी जो आज गरीबों की मसीहा के रूप में काम कर रही है, जनहित याचिका जो न्याय दिलाने के लिए बहुत आगे बढ़कर सर्वोच्च न्यायालय कार्य कर रहा है, उच्च न्यायालय कार्य कर रहे हैं, वो जनहित याचिका ही एक कमाल है। उल्लेखनीय है कि जिस समय PN भगवती ने यह याचिका स्वीकार की, देखिए जब याचिका PIL स्वीकार करी थी या फिर जो पुष्पा कपिला हिंगोरानी की याचिका स्वीकार करी थी, उस समय भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, न कि मुख्य न्यायाधीश। अब देखिए प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो PN भगवती फिर आंसर नहीं होगा, मुख्य न्यायाधीश पूछ रहा है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति 17 जुलाई 1973 को हुई थी, जबकि मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका जो कार्यकाल है 12 जुलाई 1985 से 20 दिसंबर 1986 तक था। जबकि पहली जनहित याचिका स्वीकार होने के समय YV चंद्रचूड़ 1978 से 85 तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, इसलिए विकल्प में ऐसा कोई आंसर नहीं है। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो न्यायिक पहल के द्वारा, यानी न्यायपालिका की जो व्याख्या के माध्यम से इसकी शुरुआत। अब देखिए वो प्रश्न अब है कि न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे, तो प्रश्न गलत है। न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोक हित याचिका के प्रजनकों में से यानी संस्थापकों में से एक माने जाते हैं, तो जी पॉइंट सही। तो उसमें दो व्यक्तियों का मुख्यतः हाथ माना जाता है, BR कृष्ण अय्यर और दूसरे हैं PN भगवती। तो न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे, वे कभी भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। न्यायमूर्ति PN भगवती एवं न्यायमूर्ति जो कृष्ण अय्यर है, कृष्णा अय्यर लोक हित याचिका को प्रारंभ करने एवं प्रोत्साहन देने के लिए जाने जाते हैं। एक सिंपल ही प्रश्न देखिए पूछ लिया है कि PIL क्या है, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, कभी फुल फॉर्म पूछ सकता है वो। तो PIL का जो पूर्ण रूप है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखिए इसे नॉर्मल समझिए, इंटरेस्ट वो कैसा होना चाहिए? जो पब्लिक होना चाहिए। लिटिगेशन का मतलब होता है याचिका। तो जब कोई मामला पब्लिक यानी सार्वजनिक महत्व का है तो उसके लिए याचिका दायर कर सकते हैं, इसे PIL कहते हैं, जनहित याचिका। जनहित याचिका उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में प्रस्तुत की जा सकती है। ठीक है, कहीं भी जा सकते हैं अपन जनहित याचिका लेकर। जनहित याचिका PIL कहाँ प्रस्तुत की जा सकती है? तो उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों। कथन जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है, सही है। कारण कह रहा है कि जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ है, एक कारण भी सही है। इस वजह से जो आंसर है वो ए सही है, दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। देखिए जनहित याचिका का मुख्य उद्देश्य है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो वहां या उस दरबारी तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो इतना संपन्न नहीं है, वो बेचारा गरीब है, तो उसके लिए फिर जनहित याचिका एक मसीहा के रूप में काम करती है। कोई अन्य व्यक्ति भी उसके लिए दायर कर सकता है। तो जनहित याचिका के माध्यम से नागरिक समाज देखिए कोई NGO, कोई संगठन जो जनता के लिए हितों के लिए काम कर रहा है, ये शामिल होते हैं इसमें। तो नागरिक समाज का कोई व्यक्ति या फिर समूह किसी व्यक्ति समूह या फिर समाज के हित संबंधी मामलों में न्यायिक उपचार की
प्राप्ति हेतु न्यायालय जा सकता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। लोकहितवाद या मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश है तो यूएसए, तो जनहित याचिका का लोकहितवाद का जो हमें उद्भव अमेरिका में मिलता है, तो लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का जो उद्भव है वो हमें यूएसए या अमेरिका में मिलता है। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। अगर आपको ध्यान हो तो, या फिर आपने अगर कभी देखा हो तो, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायालय बहुत पावरफुल है, न्यायपालिका, ठीक है। वर्तमान में आप देख सकते हैं ट्रंप के कई जो फैसले हैं उनको भी असंवैधानिक घोषित किया उन्होंने। बाद में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, तो यहाँ पे न्यायिक जनहित याचिका से, न्यायिक सक्रियता मतलब जनहित याचिका, देखिए न्यायिक सक्रियता का ही परिणाम है जनहित याचिका। भारत में जो न्यायिक सक्रियता है जुडिशियल एक्टिविज्म, यद्यपि न्यायिक पुनर्विलोकन और जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड पीआईएल दोनों से संबंधित है, तथापि वस्तुतः जनहित याचिका की जो प्रक्रिया के माध्यम से न्यायिक सक्रियता भारत में सामाजिक परिवर्तन की वाहक के रूप में हो रही है। अतः प्रश्न दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके माध्यम से न्यायिक सक्रियता बढ़ती है और न्यायिक सक्रियता का जनहित याचिका के रूप में देख सकते हैं। किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए, तो न्यायमूर्ति एस आनंद ने कहा था। तो भारत के जो पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति एस आनंद ने एक सार्वजनिक व्याख्यान में कहा था कि जो न्यायिक सक्रियता का मतलब होता है कि जो न्यायपालिका वो आगे बढ़कर लोगों के लिए काम करे। न्यायिक जोखिमवाद का मतलब होता है कि जब सरकार के कार्यों में न्यायपालिका हस्तक्षेप करने लगी तब फिर वो न्यायिक जोखिमवाद है, तथा न्यायाधीशों को अपने न्याय कर्तव्यों के क्रियान्वयन के संदर्भ में अनुशासित, आत्मानुशासित एवं सावधान रहना चाहिए। सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई है। वो न्यायालय है तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तेईस सितंबर 2003 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम.बी. शाह एवं न्यायमूर्ति डॉक्टर आर. लक्ष्मण की पीठ ने विजयलक्ष्मी बनाम पंजाब विश्वविद्यालय एवं अन्य के बाद में दिए अपने निर्णय में यह निर्धारित किया कि लड़कियों के लिए सरकारी कॉलेज में प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति हेतु किसी महिला को वरीयता देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 में वर्णित समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं। विशाखा अन्य बनाम राजस्थान राज्य अन्य मुकदमा संबंधित है, तो सबसे पहले ये मुकदमा 1997 में आया था। तो ये मामला था कार्यस्थल पर जो महिलाओं की यौन उत्पीड़न होता है उसकी रोकथाम के लिए। तो विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान व अन्य बाद 1997 का जो मामला है वो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न को संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का स्पष्ट उल्लंघन माना था तथा इसकी रोकथाम के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसे विशाखा गाइडलाइंस, विशाखा दिशा निर्देश के नाम से जाना जाता है। तो अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है, अनुच्छेद 19 बाकी में व्यक्ति की स्वतंत्रता और कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करता है, अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की बात करता है। ठीक है। हाल ही में भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के निर्णय को समर्थन दिया जिसने 3 तलाक बिद्दत को संवैधानिक बना दिया? तो 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था उसके प्रत्युत्तर में ये लेके आए, उसका मतलब समर्थन करने लगी थी। तो 2017 में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए 3 तलाक
तलाक की विद्यत या तलाक की प्रथा को संविधान का 14 का उल्लंघन करार दिया था और असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इसी के समर्थन में संसद ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 बनाकर जो 3 तलाक की प्रथा है, तलाक कहने जिसमें लिखित और इलेक्ट्रॉनिक दोनों रूप में के आधार पर विधिक रूप से अमान्य और गैर कानूनी बना दिया है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा पिंजराबंद होता है? तो सीबीआई की बात कर रहा है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे केंद्रीय अन्वेषण शाखा कहते हैं। कोयला आवंटन घोटाला बाद में कहा था कि जो पिंजराबंद का मतलब होता है कोई सरकार के अंडर में और सरकार की कहे अनुसार कार्य करती है, निष्पक्षता नहीं है उन्हें और स्वतंत्रता नहीं है। तो उच्चतम न्यायालय ने कोयला आवंटन घोटाला बाद की सुनवाई के दौरान सीबीआई को पिंजराबंदित्वता की संज्ञा दी थी। समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जो धारा 377 है वो समलैंगिकता की बात करती थी, उससे 6 दिसंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा जो 370 को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित कर दिया। ज्ञातव्य है कि आईपीसी की धारा जो 377 अप्राकृतिक यौन अपराधों से संबंधित है। किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी में होगी? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 348 जब भाग 17 आप पढ़ोगे तो उसमें भाषाओं से संबंधित प्रावधान दिया गया, तो उसके तहत अनुच्छेद 348 दिया गया। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 348 है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में अधिनियम, विधेयकों आदि के लिए जो प्रयोग की जाने वाली भाषा होती है उसके संबंध में उपबंध करता है। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में जो सभी कार्यवाही है वो अंग्रेजी भाषा में, यानी जब तक कोई अलग प्रावधान नहीं करती है तब तक सभी जो कार्यवाही है वो अंग्रेजी भाषा में हो। तो कौन सा है? अनुच्छेद 348। ठीक है, भाग 17 में प्रावधान दिए गए। अब आज का जो टॉपिक है यहीं पे समाप्त होता है और आज हम अपनी क्लास का यहीं पे एंड करेंगे। कल से हम राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे जो वर्तमान में भी चर्चा का विषय है, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु में विधेयकों पर अनुमति को लेकर। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं पर होल्ड करते हैं। अंत में अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दो यार। हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। एक चीज और, अगर तुम में से कोई व्यक्ति आईपीएस, आईएएस या फिर यूपीएससी या पीसीएस को टारगेट कर रहा है तो वो रामप्रसाद आईएएस पर जा सकता है। वहाँ पे उसे आईएएस से संबंधित जितनी भी वीडियो वहाँ पे मिलेंगे, सब सब्जेक्ट कराए जाएंगे वहाँ पे, पीसीएस और यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए। और कोई व्यक्ति नेट का टारगेट कर रहा है, मुख्यतः अभी फिलहाल में पॉलिटी को टारगेट कर रहा है, तो वो यहाँ पे देख सकता है रामप्रसाद यूजीसी नेट पे। इसके साथ ही आपके करंट के लिए मैंने एक और चैनल बनाया है, रामप्रसाद न्यूज एंड एनालिसिस। तो उसमें जब भी मुझे टाइम मिलता है तो थोड़ी थोड़ी करंट की वीडियो मैं बना देता हूँ 25-30 मिनट की, जो कोई भी अच्छा मुद्दा है तो उसको लेकर, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं और उसे भी देख सकते हैं। जैसे आपकी जो करंट है वो भी एक अच्छी हुई, देखिए वहाँ पे फैक्चुअल करंट नहीं, वहाँ पे कॉन्सेप्ट में बात करी जाती है। ठीक है, तो आज के लिए हम यही होल्ड करते हैं। धन्यवाद।